Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 26th of December 2020। तो 26 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसको भी हमारे यूपीएससी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो जस्ट टेम्स यूपीएससी सर्च कर ले। टेम्स यूपीएससी टेलीग्राम चैनल में जाकर के टेम्स यूपी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम और उसका हैंडल है हमारा टेम्स IAS। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का हैंडल है टेम्स IAS। तो टेम्स यूपीएससी फॉर टेलीग्राम एंड टेम्स IAS फॉर इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन चिलीज नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन इज मोर देन दैट ऑफ ब्राजील। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है पैटागोनिया रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज शेयर्ड बाय अर्जेंटीना एंड चिली। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन, दीज आर दी ऑप्शंस फॉर यू। सोच समझ के आप अटेम्प्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। दोनों ही स्टेटमेंट है वो सही हैं। जो चिली का नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन है दैट इज मोर देन दैट ऑफ ब्राजील, एंड पैटागोनिया रीजन ऑफ साउथ अमेरिका इज शेयर्ड बाय अर्जेंटीना एंड चिली। तो आप देख लेंगे, जब मैप देखेंगे तो यू विल गेट टू रियलाइज दैट यस इट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिकली है रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए के बीच में कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं? फर्स्ट इज स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट, जिसको हम सोफा एक्ट भी बोलते हैं, सोफा एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सेकंड इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, तो ये भी है। तीसरा है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो इनमें से कौन से हमने साइन किए हैं यूएसए के साथ, है ना? तो ऑप्शंस आर बेसिकली ए 1 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या डी 3 ओनली। तो एक बार फिर से आप अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए, स्टेटमेंट समझ लीजिए, फिर बताइए। लेट मी टेल यू द आंसर। देखो, सोफा नाम का एग्रीमेंट हमने अभी तक साइन नहीं किया है, इट हैज़ नॉट बीन साइन, ठीक है ना। तो स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट हमने नहीं साइन किया, तो 1 हट जाएगा। तो ए और सी तो वैसे एलिमिनेट हो गए, और हमको ऑलरेडी पता है कि हमने लेमोआ तो सबसे पहले ही किया था, तो इसका आंसर होगा बी 2 and 3 ओनली, ठीक है ना। तो इंडिया हैज़ नॉट साइंड द स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट। एक स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ होस्ट कंट्री एंड अ फॉरेन नेशन स्टेशनिंग मिलिट्री फोर्सेज इन दैट कंट्री। इसमें क्या होता है कि मिलिट्री फोर्सेस को स्टेशन किया जाता है दूसरी कंट्री में। तो जो कंट्री, एक कंट्री सपोज एक्स कंट्री है, दूसरी वाई कंट्री है, तो एक्स कंट्री सपोज अपनी फोर्सेस को अगर इस कंट्री में रखेगी तो फिर इसके लिए उनको सोफा एग्रीमेंट करना पड़ेगा, स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंडिया ने नहीं किया है, इसलिए यूएसए की फोर्सेस जो है वो इंडिया में स्टेशन नहीं हो सकती हैं, ना ही इंडिया की फोर्सेस यूएसए में स्टेशन हो सकती हैं। तीसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट द वर्ड्स वुमेन 2020। द वर्ड्स वुमेन 2020 रिपोर्ट इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया? ऑप्शंस आर ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, बी WHO, सी UN वुमेन, या डी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो वुमेन, द वर्ड्स वुमेन 2020 कौन रिलीज किया है? तो ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर आई थिंक ए है। यस, द रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय दिस UN डेसा, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। तो याद रखिएगा, it shows the trends and statistics and compiles 100 data stories from that provide a snapshot of the state of gender equality worldwide। तो gender equality के regarding worldwide जो भी चीज़ें हैं वो ये बताता है ये रिपोर्ट, है ना। तो ये important report, I hope you understood this thing। ये क्वेश्चंस थे आज के। आगे मूव करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2020। तो एक रिपोर्ट है जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2020। लिख लीजिए इस चीज को कि ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2020। ये रिपोर्ट जो है किसने निकाली है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में रिपोर्ट निकाली है, ठीक है ना। अब ये जो रिपोर्ट है इट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इसको हम ग्लोबल ABC भी बोलते हैं, ग्लोबल ABC यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज होस्टेड बाय UNEP, द सेक्रेटेरिएट ऑफ दिस इज होस्टेड बाय UNEP, और ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन ने इसको प्रिपेयर किया है, एंड दिस इज द सेक्रेटेरिएट। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो किसने होस्ट किया है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने।
अब कुछ की इसमें क्या टेक अवेज थे। The building sector emitted more than a third of global energy related carbon dioxide। तो global energy related carbon dioxide का 1/3 जो emission था that was from the building sector। building sector से अकेले 1/3 of the global energy related carbon dioxide जो emission हुआ है वो हुआ है। The CO2 emission is increased due to a high proportion of fossil fuels used for power generation। जो सबसे बड़ा रीजन था इसका बढ़ने का वो ये था कि जो पावर जनरेशन के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन था, है ना। And there were higher activity levels in regions where electricity remains carbon intensive। और कार्बन इंटेंसिव इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है इंडिया में बहुत ज़्यादा है, थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन। इसके अलावा ये भी देखने को मिला था, इसमें लिखा नहीं है लेकिन बता देता हूँ कि कोविड-19 के टाइम पे थोड़ा सा 20 से 30% का हमको डिप देखने को मिला है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुक गई थी, ठीक है ना। सो दैट वाज द सेकंड एक इंपॉर्टेंट टेक अवे था कि कोविड-19 के टाइम पे थोड़ा सा हमको 20 से 30% का डिक्रीज देखने को मिला है। दूसरी जो न्यूज है वो है इंडियन नेवल शिप किल्टन INS किल्टन हैज अराइव्ड एट हो ची मिन सिटी द वियतनाम एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 3। तो अब मिशन सागर आप सबको पता है कि जो नियर अबाउट हमारे जो ये इस तरीके के इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं और जो ऐसी कंट्रीज हैं जो हमारे आसपास हैं, मेरीटाइम बॉर्डर्स शेयर करते हैं हम उनके साथ, तो ऐसी कंट्रीज में हेल्प और इन सब के लिए मिशन सागर हमने रिलीज किया था, ठीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस टू फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। जो इस तरीके की फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज है वहां पे हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जाता है, डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस जाता है, ठीक है ना। तो मिशन सागर 1 जो था, मिशन सागर 1 में हम मालदीव्स गए, मॉरिशियस गए, सेशल्स गए, मेडागास्कर गए, कोमोरोस गए एंड वहां पे हमने फूड एमिनिटीज और मेडिसिन ये सब प्रोवाइड की। कहाँ कहाँ? मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस में हमने मिशन सागर 1 के तहत प्रोवाइड की क्या क्या चीजें, फूड, एड्स एंड मेडिसिन, ये सब प्रोवाइड किया। मिशन सागर 2 में हम फिर आए अपने इंडियन नेवल शिप्स एरावत के साथ सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, एरित्रिया वाले पार्ट में गए। मतलब देखो एग्जैक्टली क्लियर इसको रखना अपने दिमाग में कि मिशन सागर 1 के तहत हम मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस यहाँ पे गए। मिशन सागर 2 के अंतर्गत हम अपने इंडियन नेवल शिप एरावत के साथ कहाँ कहाँ गए, सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड एरित्रिया वाले पार्ट में गए। इसके बाद मिशन सागर 3 में हम गए कहाँ पर, INS किल्टन को लेकर के गए 15 टन्स ऑफ एड लेकर के वियतनाम फॉर फ्लड रिलीफ। वियतनाम में फ्लड रिलीफ करने के लिए हम गए एज अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 3। तो ये भी चीज आप याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू वेटलैंड्स। तो लद्दाख का सोकार वेटलैंड जो है, TSOKAR, ये लिखिएगा, लिख लीजिए इसको, लद्दाख सोकार इसको बोलते हैं, टी साइलेंट रहेगा। सोकार वेटलैंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द वेटलैंड ऑफ इंपॉर्टेंस, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में इसको किया गया है। एंड इंडिया हैज एडेड दिस सोकार वेटलैंड इन लद्दाख एज द 42nd रामसर साइट, 42nd रामसर साइट के रूप में इसको इंक्लूड किया गया है। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। एंड दिस इज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया सोकार वेटलैंड का। रामसर के बारे में तो आप सबको पता होगा कि रामसर एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जो कि ईरान में है। रामसर इज अ प्लेस इन ईरान। 1971 में यहाँ पे वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था जिसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन, है ना। रामसर कन्वेंशन बोलते हैं ना क्योंकि ये वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए होता है। वेटलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए सवाल ये है कि वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्या है। और एक और सवाल लिख लीजिए, व्हाट इज मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या है। तो ये 2 सवालों का जवाब आप मुझे दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज फ्रॉम द वेबसाइट्स एंड अदर न्यूज आइटम्स। अब इंपॉर्टेंट देख लेते हैं देश में क्या हो रहा है। फर्स्ट इज फार्मर्स यूनियन रिफ्यूट पीएम्स चार्ज ऑफ चेंजिंग डिमांड्स। तो फार्मर यूनियंस जो हैं एक तो वो क्या कर रहे हैं कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द गवर्नमेंट इज सेइंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग वॉट एवर द गवर्नमेंट आर सेइंग एंड नाउ दे आर सेइंग दैट कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं कि हम अपनी डिमांड चेंज करें। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि अर्लियर दे वर ऑफ द व्यू दैट कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट लगाई जाए,
देखो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि दोज लीडिंग द एजिटेशन टुडे सैट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट व्हेन दे वर इन पावर। तो जब वो पावर में थे तो उस समय उन्होंने क्या किया, बेसिकली दे वर नॉट इम्प्लीमेंटिंग द स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट। नाउ दे आर सेइंग दैट कि स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आप इम्प्लीमेंट करो। एक्चुअली आप लोग एक काम कर लीजिएगा कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस की समरी पढ़ लीजिएगा, समरी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द स्वामीनाथन कमीशन। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे मेजर रिफॉर्म्स के लिए स्वामीनाथन ने, एम एस स्वामीनाथन ने एक कमेटी बनाई गई थी और एम एस स्वामीनाथन ने उसमें रिकमेंडेशंस दिए थे। तो आप एक बार उस चीज़ को थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का वही कहना है कि दे आर चेंजिंग डिमांड्स अगेन एंड अगेन, दे आर नॉट एग्रीइंग ऑन एनीथिंग एंड दिस इज नॉट हाउ द कंट्री रन्स। सिंपल सी बात वही है कि ही वांट्स अ मिडिल पाथ, बेसिकली टू बी फ्रैंक मिडिल पाथ एक चाहते हैं वो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल हम इसको बिल्कुल हटा ही दें, एक्ट को हटा ही दें, सो दैट इज नॉट दे वांट, है ना, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। तो इसको नाम बस याद रख लीजिए, इसको लोकेशन में ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। तो इस चीज को याद रख लीजिएगा, सतकोशिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा। अब 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट सेट टू बिकम मेयर। अब देखो ये मेयर बन सकती है अगर इंडोर्स की गई CPIM द्वारा, तो बन सकती है। इट्स अ नॉमिनी फॉर तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा, शी विल बी द नॉमिनी फॉर तिरुवनंतपुरम फ्रॉम CPIM एंड यंगेस्ट मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम बन सकते हैं। इनका नाम लिख लो, बन सकती हैं, अभी क्लियर नहीं है। अगर इंडोर्स की गई आपके CPIM द्वारा तो बनेगी आर्या राजेंद्रन। द नेम इज आर्या राजेंद्रन, ठीक है ना। तो रिमेंबर द नेम आर्या राजेंद्रन एंड 21 ईयर स्टूडेंट, शी कैन बिकम द मेयर इफ इंडोर्स्ड बाय CPIM। तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन मूव विद मी, आप भी हमारे साथ मूव करते रहिए, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड लेट्स सी अहेड क्या है इंपॉर्टेंट। तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है त्रिपुरा में, त्रिपुरा लॉन्चेस द स्कीम फॉर वायलेंस विक्टिम्स किन। वायलेंस के विक्टिम्स जो रहेंगे उनके बच्चों के को बेसिकली क्या कहना चाहिए कि एक तरीके से इनको जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली स्कीम त्रिपुरा ने लॉन्च कर दी है। तो त्रिपुरा हैज़ लॉन्च दिस स्कीम। आप में से अगर कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो त्रिपुरा से बिलोंग करता है और इस तरीके की कंडीशन है, तो आप उसको बता सकते हो, एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकते हो। दैट इज द रीजन यू शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्कीम टू प्रोवाइड जॉब टू नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ दोज हु डाइड इन पॉलिटिकल वायलेंस। जो भी ऐसे व्यक्ति जो पॉलिटिकल वायलेंस में जिनकी मृत्यु हुई है अगर, तो उनके जो बच्चे हैं नेक्स्ट ऑफ द किन्स जो है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये चीज है। इन अ पॉलिटिकल वायलेंस ऑफ ओवर 46 ईयर्स विद 2018 एज द कट ऑफ डेट। तो बहुत लंबा पीरियड ले लिया है गवर्नमेंट ने, तो काफी लोगों का इसमें भला हो सकता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप जानते हैं जो त्रिपुरा के हैं और पॉलिटिकल वायलेंस में अगर उनके घर से कोई किसी के साथ ऐसा हुआ था, कोई ऐसी मिसहैप हुआ था, तो ही और शी कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम दैट, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज की गई है बाय द त्रिपुरा। सो दैट इज द थिंग विच यू विल रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। एम ऑफ द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी टू मेक इंडिया स्पोर्ट्स सुपर पावर। नाउ अब हुआ क्या है, अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रपोज की गई है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रपोज की गई कहाँ पे, पुणे के बालेवाड़ी में। याद रखिएगा, पुणे बालेवाड़ी रीजन में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रपोज की गई है। इस चीज को नोट कर लो, इस चीज को लिख लो कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ प्रपोज की गई है, तो पुणे के बालेवाड़ी रीजन में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। एंड बेसिकली इसका जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि महाराष्ट्र और इंडिया से स्पोर्ट्स सुपर पावर में कन्वर्ट करना, महाराष्ट्र को इंडिया का स्पोर्ट्स सुपर पावर और इंडिया को पूरे वर्ल्ड का स्पोर्ट्स सुपर पावर एक तरीके से बनाना, ये चीज इसका एम है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दैट विल बी सेटअप एट द शिवाजी छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट महालुंग इन बालेवाड़ी। तो महालुंग इन बालेवाड़ी इस वाले रीजन में यहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी। पुणे में है ये याद रखेगा, है ना, पुणे में ये सिचुएटेड है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यू कैन राइट इट आउट एंड इसको अपने नोट्स में ऐड कर लो, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आगे मूव करते हैं। आइजर साइंटिस्ट आइडेंटिफाई द जीन दैट ग्रीन्स द प्लांट। तो अब वही क्लोरोफिल जो बनता है, आप सबको पता है कि क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि एक तरीके से ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि रिसर्चर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के, हु हैज आइडेंटिफाइड द जीन दैट फैसिलिटेट्स दिस ग्रीनिंग ऑफ द प्लांट्स। ये जो ग्रीनिंग ऑफ द प्लांट्स है जिसमें जो लेवल ऑफ फोटोक्लोरोफाइलाइड होता है, फोटोक्लोरोफाइलाइड
प्रोटोक्लोरोफाइलाइड, याद रखेगा प्रोटोक्लोरोफाइलाइड क्या होता है? इट इज एन इंटरमीडिएट इन द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बनने से पहले प्रोटोक्लोरोफाइलाइड रहता है, याद रखेगा, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटोक्लोरोफाइलाइड, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज को याद रखिए कि जब फाइनल आपका क्लोरोफिल बनता है उसके पहले एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम प्रोटोक्लोरोफाइलाइड बोलते हैं। अब आइडेंटिफाई किया गया है एक जीन बाय दिस रिसर्चर फ्रॉम आइजर। इन्होंने बोला है कि भैया एक जीन होता है BBX11, याद रखिएगा BBX11, दिस इज द नेम ऑफ द जीन which is basically important for the formation of this एक मिनट मेरे को देख लेने दो, प्रोटोक्लोरोफाइलाइड। पता नहीं कितने बड़े साइंस के नाम थोड़ा अलग रहते हैं। आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी। प्रोटोक्लोरोफाइलाइड बेसिकली इसके लिए BBX11 नाम का एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द क्विक सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स मेक अ प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल कॉल्ड प्रोटोक्लोरोफाइलाइड। तो ये क्लोरोफिल का प्रिकर्सर होता है बेसिकली, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड इन द डार्क विच ग्लोज रेड व्हेन ब्लू लाइट इज शोन ऑन द प्लांट, ठीक है ना। एज सून एज द प्लांट कम्स आउट इनटू द लाइट फ्रॉम अंडर द सॉइल, लाइट डिपेंडेंट एंजाइम कन्वर्ट दिस प्रोटोक्लोरोफाइलाइड टू क्लोरोफिल। तो ये फिर बाद में जब ये प्लांट जमीन से बाहर निकलता है तब जाकर के जो ये लाइट डिपेंडेंट एंजाइम्स हैं ये प्रोटोक्लोरोफाइलाइड को कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, लर्निंग है जो कि आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल में आते हैं, रिचार्जिंग DTH। अब यहाँ पे बेसिकली कुछ चेंजेस किए गए हैं तो बता देता हूँ। नाउ आप सबको पता है कि FDI जो है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, DTH यानी डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूटर सेक्टर में, वो 100% कर दिया गया है, ठीक है ना। 100% कर दिया गया। इसके साथ और क्या चेंजेस किए गए हैं लिख लेते हैं आप। तो द लाइसेंस पीरियड विल गो अप टू 20 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 10 ईयर्स। तो 10 साल अभी लाइसेंस दिए जाते हैं, तो 10 साल से बढ़ा करके अब इसको 20 साल कर दिया जाएगा जो लाइसेंसिंग है। इसके अलावा फीस जो है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 8% ऑफ AGR, 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू कर दिया गया है। पहले क्या था? पहले था 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, पहले था 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू, अब कर दिया है कि 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो थोड़ा उनको लाइसेंस फीस जो है वो भी कम हो गई है ना। और ये लाइसेंस फीस का रिडक्शन ऑलरेडी प्रपोज किया गया था बाय द ट्राई, जो रेगुलेटर है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ऑलरेडी ये चीज प्रपोज की हुई थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि 2-3 चेंजेस किए गए हैं। 100% FDI के साथ साथ जो लाइसेंस पीरियड है वो 10 साल से बढ़ा करके 20 साल किया गया है, और इसके अलावा जो फीस है वो रिड्यूस की गई है फ्रॉम 10% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू टू 8% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ऑब्वियस सी बात है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू से कम ही होगा, और 8% 10% से कम है, इसलिए जो फीस है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। इसके अलावा भी कुछ इनकी शिकायतें हैं DTH ऑपरेटर्स की। इनके आर्ग्यूमेंट ये है कि ट्राई ने इशू कर दिया था न्यू टैरिफ ऑर्डर फॉर द टेलीविजन लास्ट ईयर। ट्राई जो है वो न्यू टैरिफ ऑर्डर उसने किए थे, एंड इस कारण से जो DTH ऑपरेटर्स हैं दे हैव बिकम मेयर कैरियर्स ऑफ चैनल्स एंड बुकेज विद नो प्राइसिंग पावर्स फॉर दीज। तो उनके पास प्राइसिंग पावर्स बिल्कुल खत्म हो गई। तो एक इनकी शिकायत ये भी है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच DTH सर्विस प्रोवाइडर्स आर सेइंग। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन में, आर्टिकल 356 एंड एन एक्टिविस्ट जुडिशरी। अब यहां पर ऑथर ने लिखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म कहीं कहीं सही होता है, ठीक है, कहीं कहीं सही होता है जुडिशियल एक्टिविज्म। कहां सही होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि जो मिड डे मील्स आज आप देख पा रहे हैं, मिड डे मील्स जो आज आप देख पा रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ओनली। वो जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण ही हुआ है। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये चीजें कुछ कहीं कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ऑथर ने कहा है कि जो ये ओवर एक्टिव जुडिशरी है ना, ओवर आर्चिंग जुडिशरी है या फिर एक्टिविस्ट जुडिशरी है, दैट इज नाइदर गुड फॉर द कंट्री नॉट फॉर द जुडिशरी इटसेल्फ। ओवर आर्चिंग मतलब कि आप अपने पावर से ज्यादा जब हाथ पैर फैलाना शुरू कर दो और ज्यादा पावर असर्व करने की कोशिश करो, दैट इज नोन एज द ओवर आर्चिंग और एक्टिविस्ट जुडिशरी। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज डिफरेंट एंड एक्टिविस्ट जुडिशरी इज डिफरेंट। एक्टिविस्ट जुडिशरी थोड़ा खराब होती है। अब ऑथर का ये कहना है कि हमने जैसे कई बार देखा है कि अब जैसे रिसेंट केस है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में जुडिशरी का ये कहना था कि भैया देख लो अपना,
और मे बी द कंडीशंस आर राइट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो क्या प्रेसिडेंट रूल लगाने का जो सजेशन है वो क्या जुडिशरी के थ्रू आ सकता है या हाई कोर्ट के थ्रू आ सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं आ सकता, क्योंकि दिस इज द डोमेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का तो डोमेन ठीक ही ठीक है। ऑथर ने अब इस पर और ज्यादा डाइसेक्ट किया है। देखो, ऑथर ने कहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ दो, अगर इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ने के अलावा कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जिसके पास ये पावर है कि वो इस तरीके से लीगली जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है या लीगली चूजन गवर्नमेंट है बाय द पीपल, उसको इस तरीके से हटा सके। ठीक है ना? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा हो सकता है कि आपने एक तरीके से जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट है उसको हटा दिया। Actually, this provision was borrowed from the Government of India Act 1935. This provision was borrowed from the Government of India Act 1935, जहां पर ये हटाने वाला प्रोविजन है ना कि ये प्रेसिडेंट रूल लगा करके हटा सकती है, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया है, ऐसा ऑथर ने बताया। आगे मूव करते हैं। ऑथर ने कहा कि 1935 का जो एक्ट था उसमें सेक्शन 93 जो था वो कभी इफेक्ट में नहीं आ पाया था, क्योंकि उस समय इन्हीं लोगों ने मना किया था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इस तरीके से रिमूव कर दो। तो कल तक आप जिस चीज को मना कर रहे थे, आज आपने अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को सबसे प्राइमरी आपने इंक्लूड किया है। तो ऑथर का कहना है कि भैया कल तक आप इस चीज को सबसे अधिक मना कर रहे थे, एंड नाउ आज आपने सबसे पहले इसी एक्ट में सबसे पहले इसी को शुमार किया है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपने डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और स्टेबिलिटी के नाम पे ऐसे इस तरीके के इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ऑथर ने यह भी बताया कि 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीड किया गया था, तो उस समय यह भी बोला गया था कि गवर्नर वाज सपोज टू बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट रादर देन नॉमिनेटेड बाय द सेंटर। आज क्या होके देखा हमने कि सेंटर में जो गवर्नर होता है दैट हैज बिकेम मेयर एजेंट, लेकिन पहले जब डिस्कशन चलता था ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब ये बोलते थे कि नहीं भैया, ब्रिटिश के गवर्नर जो थे वो एजेंट हैं, हमारे जो इंडियन गवर्नर्स रहेंगे दे विल बी फ्री, और वो बिल्कुल इस तरीके से एजेंट नहीं बनेंगे। बट आज हम कुछ और ही देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी पावर में आती है तो सबसे पहले वो गवर्नर ही चेंज करती है। ठीक है ना? सबसे पहले वो गवर्नर ही चेंज करती है। ऑथर ने कहा कि बी आर अम्बेडकर ने कहा था दिस आर्टिकल 356 विल रिमेन एज अ डेड लेटर। इसको भी लिख लो कि डेड लेटर कहा था उन्होंने। डेड लेटर का मतलब क्या होता है कि दे विल बी मेयर लेटर्स एंड दे विल नेवर कम टू लाइफ। मतलब दे विल नेवर कम टू लाइफ मतलब कि ऐसी कोई चीज कभी होगी ही नहीं, इट विल रिमेन लाइक अ डेड लेटर। लेकिन आज आपको मैं बता दूं कि इस कंट्री में इतनी बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है कि आप लोग के होश उड़ जाएंगे। जैसे कि ऑथर ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो लगभग 27 बार उनके कार्यकाल के समय में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। ठीक है ना? 27 टाइम्स। इसके बाद जनता पार्टी पावर में आती है, तो जिस दिन पावर में आती है उस दिन 9 स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमूव करती है ना। ऑथर ने कहा है कि जनता गवर्नमेंट जब पार्टी में आती है पावर में, तो 30 अप्रैल 1977 30th अप्रैल 1977 को 9 स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिमूव्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड इट इन स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया केस। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया था। फिर जब इंदिरा गांधी दोबारा 1980 में पावर में आती है तो शी रिमूव्ड द 9 अपोजिशन मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स 9 मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स को इन्होंने रिमूव कर दिया जस्ट इन द नेम ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड ऑल। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के नाम पे इन्होंने ऐसे कर दिया। सारे जो प्रेसिडेंट होते हैं अमूमन वो इस चीज को मान लेते हैं, सिवाय के आर नारायणन ने 2 बार ये चीज रिटर्न की हुई थी। मतलब उनको जब कैबिनेट ने भेजा कि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो के आर नारायणन ने 2 बार उस चीज को रिटर्न किया था। एक तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट 1997 में उत्तर प्रदेश में, और मतलब दूसरी बार आई थिंक बिहार में राबड़ी देवी की गवर्नमेंट के समय 1998 में। तो 2 बार उन्होंने इस चीज को रिटर्न किया था। तो ये चीज ऑथर ने वही कहा है कि बेसिकली इस चीज का क्या होने लगा है, मिसयूज होने लगा। और मिसयूज तो ठीक है, गवर्नमेंट तो कर ही रही है, एग्जीक्यूटिव तो कर ही रहा है जिसका नाम लिखा हुआ है, अब जुडिशरी भी उसके अंदर इंक्लूड होती जा रही है और वो भी कह रही है कि हमको भी करना है। तो दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। यहां पे ऑथर ने ये चीज बोली है। ठीक है ना? आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। ओके, सो यू कैन मूव विद मी। आगे की न्यूज एनालिसिस देखते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ डेटा फ्रॉम चंद्रयान
2 हैज बीन रिलीज। इसरो ने कहा कि पहला सेट ऑफ डेटा जो है चंद्रयान 2 का वो आ गया है मिशन चंद्रयान से, ठीक है ना। अब आप सबको पता होना चाहिए कि मिशन चंद्रयान जो था वो 22 जुलाई 2019 में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से रिलीज किया गया था। लॉन्च कब हुआ था? 22 जुलाई 2019। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है ना। अब आपको इसमें प्रज्ञान रोवर के बारे में तो पता ही होगा। प्रज्ञान जो रोवर था, विक्रम लैंडर था इसका। विक्रम वॉज द लैंडर, प्रज्ञान वॉज द रोवर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, चंद्रयान 2 मिशन में। इसके बाद ऑर्बिटर विच वॉज injected into the lunar orbit carries 8 experiments to address many open questions on the lunar science। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए 8 लगभग स्पेस लूनर सैटेलाइट्स है जिनका यूज किया जा रहा है, जो कि डेटा कलेक्शन का काम कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो लिख लेना। द इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, याद रखिएगा, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, इट इज द नोडल सेंटर फॉर प्लेनेटरी डेटा आर्काइव फॉर द प्लेनेटरी मिशंस ऑफ द इसरो। इसरो के जितने भी प्लेनेटरी मिशंस होते हैं उसका जो नोडल सेंटर है फॉर प्लेनेटरी डेटा आर्काइव, जो नोडल सेंटर है फॉर प्लेनेटरी डेटा, उसको हम बोलते हैं इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, याद रखिएगा। इसके बाद आप देख लीजिए, द एक्टिविटी हैज बीन कंप्लीटेड एंड हेंस द फर्स्ट सेट ऑफ डेटा फ्रॉम द चंद्रयान 2 मिशन इज नाउ बीइंग रिलीज फॉर वाइडर पब्लिक यूज थ्रू प्रदान पोर्टल। तो एक प्रदान नाम का पोर्टल बनाया गया है जिसको होस्ट किसने किया है? इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ने, ISSDC ने, ISSDC, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर ने ही होस्ट किया है प्रदान पोर्टल। और प्रदान पोर्टल के थ्रू वो क्या करते हैं? बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख लीजिए। देन इसरो साइंस डेटा आर्काइव, यानी कि ISDA, इसरो साइंस डेटा आर्काइव, इट करेंटली होल्ड्स द डेटा सेट्स एक्वायर्ड बाय चंद्रयान 2। और ये जो है ये वाइडर पब्लिक यूज के लिए प्रदान पोर्टल के थ्रू ISSDC ने अपलोड कर दिया है। सो दैट इज अनदर थिंग जो कि आप याद रख सकते हैं। अब एक तीसरा मिशन अंडर वे है। द इसरो हैज प्लान्ड द लैंडिंग ऑन द साउथ पोल ऑफ द लूनार सरफेस, हाउएवर द लैंडर विक्रम हार्डेंड इन सितंबर लास्ट ईयर। वही वाली बात है, सितंबर लास्ट ईयर में विक्रम जो लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हो पाई थी। हार्ड लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, जो कि सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई की गई थी जो सदर्न वो है साउथ पोल है लूनार सरफेस का। तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन बेसिकली जो है इट विल बी कंप्राइजिंग अ लैंडर एंड अ रोवर, इट इज नाउ इन प्रोग्रेस, और मे बी दिस टाइम वी विल बी सक्सेसफुल इन डूइंग अ सॉफ्ट लैंडिंग इन दैट थिंग, है ना। तो ये भी आपको याद बता दूं मैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। आर्मी सीक्स टू एक्सपीडाइट हेलीकॉप्टर डील। अब एक हेलीकॉप्टर डील है जो कि अटकी हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। किस हेलीकॉप्टर की डील है? KA-226T की, KA-226T की जो डील है वो अटकी हुई है इंडिया और रशिया के बीच में। होता क्या है इससे? इंडिया और रशिया, देखो क्या है, इंडिया में अभी तक चेतक और चीता जो फ्लीट है हेलीकॉप्टर्स का वो चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो 75% ऑफ दिस चेतक एंड चीता फ्लीट इज लगभग 30 इयर्स ओल्ड। 75% ऑफ दिस फ्लीट इज लगभग 30 इयर्स ओल्ड। तो उससे होगा क्या कि कुछ तो 50-50 साल तक पुराने हैं। तो बेसिकली दिस KA-226T डील विद रशिया हैज बीन स्टक ओवर इंडिजनाइजेशन। तो इसका बेसिकली वही है कि जो इंडिजनाइजेशन होना है, यानी कि लोकल प्रोडक्शन होना है, उसके कारण अटकी हुई है। देखो डील ये हुई थी कि हमको आई थिंक 200 KA-226T हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे। दीज आर ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, और 200 हमको ऐसे KA-226T हेलीकॉप्टर्स चाहिए थे। उसमें से 60 तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट करते, लेकिन बाकी के 140 वर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो यही वाली बात है, वही जो इसमें कुछ अभी टेक्निकलिटीज फंस रही हैं और ये नहीं हो पा रहा है एग्रीमेंट, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट टू रिप्लेस द चीता एंड चेतक फ्लीट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स। तो आर्मी एयरफोर्स का जो चेतक और चीता वो है उसको हमको हटाना है, ठीक है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखिएगा, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कौन हेड करता है? डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी को कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। लेकिन याद रखिएगा दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना।
आगे देख लेते हैं। अब इसके लिए जो डील होनी थी KA 22060 के लिए, वो हुई थी बेसिकली IRHL, यानी कि आपका इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। इट हैज बीन सेट अप एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द रशियन हेलीकॉप्टर्स एंड हॉल, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशियन हेलीकॉप्टर्स, इनके दोनों के मिलकर के जॉइंट वेंचर बनाया था इंडियन रशिया हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड नाम का, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखो डील फंसी कहाँ हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने क्या बोला है, 70% लोकलाइजेशन चाहिए। तो 70% लोकलाइजेशन डील हैज बीन हेल्ड अप एज जॉइंट वेंचर कोटेड, लोकलाइजेशन 62.4%। तो जॉइंट वेंचर यानी कि जो IRHL है, उसने कहा कि भैया 62.4% का लोकलाइजेशन होगा, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कह रही है हमारे DPP के अंतर्गत हम 70% लोकलाइजेशन करना चाहते हैं। तो दैट इज द थिंग वेयर इशू आ रहा है और ये डील नहीं हो पा रही है। उर्दू ऑथर SR फारूकी पासेस अवे, उनके दो फेमस वर्क है जिनको हम बोलते हैं कई चांद और सारे आसमान। तो कई चांद और सारे आसमान नाम के दो इंपॉर्टेंट वर्क है SR फारूकी के, एंड ही इज नो मोर विद अस। ही वाज अ उर्दू ऑथर, याद रखिएगा, है ना। एंड याद रखिएगा कई चांद और सारे आसमान, तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। आगे मूव करते हैं। US इनवॉय SSS पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील। तो पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड डील हो चुकी है, आप सबको पता होना चाहिए। इस डील के अंतर्गत क्या होगा, क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं। यहां पे देखो लिखा, अंडर द डील देयर विल बी नो टैरिफ, नो कोटा और नो ट्रेड बिटवीन द नो कोटा एंड नो टैरिफ ऑन द ट्रेड बिटवीन द टू साइड, though there will be some red tape for business because the UK is leaving the EU's frictionless single market and custom union। अब इधर थोड़ा सा यहाँ पे एक फ्रिक्शन तो आएगा, क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि EU के अंदर का तो कस्टम यूनियन था और सिंगल मार्केट था, तो आप फ्रिक्शनलेसली कहीं पे भी कर सकते थे ट्रेडर हो, लेकिन थोड़ा सा ट्रेड अब आएगा। लेकिन अब कोई कोटा नहीं रहेगा, कोई अलग से टैरिफ नहीं रहेगा जो कि ब्रिटेन को पे करना पड़ेगा। Firms will have to file forms and custom declarations for the first time in years। अब देखो अभी तक क्या होता था, कोई फॉर्म नहीं फिल करना था, कोई कस्टम डिक्लेरेशन नहीं फिल करना था, लेकिन अब वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। देन देयर विल बी डिफरेंट रूल्स ऑन प्रोडक्ट लेबलिंग एज वेल एज चेक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो वही वाली बात है, प्रोडक्ट लेबलिंग में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, चेक्स लाने पड़ेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर। अंडर द टर्म्स ऑफ द डील EU विल गिव अप अ क्वार्टर ऑफ द कोटा ऑफ इट्स फिशिंग कैच इन UK waters for less than 80% ब्रिटेन इनिशियली डिमांडेड। तो ब्रिटेन ने तो पहले 80% डिमांड कर रहा था, लेकिन EU जो है वो क्या करेगा, केवल 25% यानी एक केवल क्वार्टर ही प्रोवाइड करेगा टू द UK वाटर्स में जो फिशिंग होगी उसके कैच का 25% यानी कि क्वार्टर ही वो प्रोवाइड करेगा, लेकिन ब्रिटेन जो है वो 80% डिमांड कर रहा था। और ये जो सिस्टम है वो 5.5 सालों तक चलेगा। ब्रिटेन पहले 3 सालों तक बोल रहा था ये सिस्टम चलाने के, लेकिन वो 5.5 सालों तक चलेगा। उसके बाद एनुअल बेसिस पे ये मॉनिटर किया जाएगा। सो दैट इज अनदर न्यूज इंपॉर्टेंट, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस